हेलो फ्रेंड्स, आरजे एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की चैप्टर 1 की चर्चा करेंगे, क्लास 8 के। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि ये संसाधन जो है दोस्तों, इसमें यही चर्चा की गई है इस पूरे चैप्टर में कि संसाधन होते क्या हैं, कैसे कोई वस्तु संसाधन का रूप लेता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, एक कहानी के माध्यम से दोस्तों संसाधन को समझाने का प्रयास किया गया है। तो जैसे मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे हैं। इस सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद, बोतल, किताबें, इनमें प्रत्येक उपयोगी हैं, मोना ने कहा। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अम्मा ने कहा, यानी कि ये क्या हैं, जो ये हैं संसाधन। संसाधन क्या है? अब यहाँ से प्रश्न उत्पन्न होता है कि संसाधन क्या हैं। ठीक है, लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि संसाधन क्या है। तो देखिए, अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया कि वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह क्या है? संसाधन है। ठीक है, तो जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वो क्या है? संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी संसाधन हैं। पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया। उन्होंने जिस ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है, वो भी एक प्रकार से क्या है? संसाधन है। तो दोस्तों, इससे तो एक निराकरण यह निकलता है कि संसाधन हमारे दैनिक जीवन में जो भी वस्तु हमारे उपयोग की चीज़ें होती हैं, वो क्या हैं? संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, पाठ्य पुस्तक, सभी कुछ एक जैसे क्या है? ठीक है, उनमें ये सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट करने वाली चीज़ है कि कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है? जब उसका कोई मूल्य होता है। उसका कोई क्या होता है? मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। ठीक है, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। ठीक, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते, तब वे आर्थिक रूप से क्या होते? मूल्यवान होते। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए यहाँ आओ कुछ करके सीखें। चलिए इसको छोड़िए, शब्दावली यहाँ पे है। पेटेंट क्या होता है दोस्तों? तो पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। ठीक है, पेटेंट इसी अर्थ में लिया जाता है। दोस्तों, आप चिंता मत करिए। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी। दोस्तों, ये पढ़ना इस तरह से ज़रूरी है, एक बार आपके जब मेंटली रूप से आप किसी चीज़ पे तैयार हो जाएंगे, मेंटली रूप से आपको ये लग जाएगा कि हाँ, हमने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली है। ठीक है, तो आपको काफ़ी इससे सहायता मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर शब्दावली की बात किया जाता है। तो प्रौद्योगिकी, यहाँ देखिए शब्दावली में प्रौद्योगिकी की बात की गई है। तो प्रौद्योगिकी क्या है? ठीक है, तो देखिए
प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्रियाकलाप जो है किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना लिया। देखिए, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी कि मानव भी क्या है दोस्तों, एक संसाधन है। अब देखिए, यहाँ पे संसाधन के प्रकार की बात की जा रही है। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहा है। तो प्राकृतिक संसाधन दोस्तों, देखिए, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे दोस्तों प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु में हम सांस लेते हैं, हमारी नदियां और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी का आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उसके विकास, ठीक है दोस्तों, उसके विकास, प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया। एक दोस्तों है वास्तविक संसाधन, एक संभाव्य संसाधन। तो इस प्रकार से दो वर्गों में इसको क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। वास्तविक संसाधन क्या हो दोस्तों? तो विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा सकता है। जर्मनी के रूर प्रदेश, क्या दोस्तों? जर्मनी का जो रूर प्रदेश है, जर्मनी का रूर प्रदेश में कोयला, पश्चिमी एशिया के खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी क्या हैं? वास्तविक संसाधन है। ठीक है। संभाव्य संसाधन वे संसाधन है जिनको, संभाव्य संसाधन दोस्तों चर्चा करते हैं, तो संभाव्य संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस संसाधन का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है, वह संभवतः इस संसाधन को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाले पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन, जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नगर कोइल तथा गुजरात के तट पर देखे गए हैं। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में विभाजित किया गया है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे इसको अजैव और जैव संसाधनों में विभाजित किया गया है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तु होते हैं जबकि जैव संसाधन सजीव वस्तु होते हैं। मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन हैं, परंतु पौधे और जंतु ये क्या हैं? ये सब जैव संसाधन है। प्रकृति संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं।
इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, ठीक। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित करता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व का बहुत से भागों में बड़ी समस्या बन गई है। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित होता है। जिनका भंडार क्या होता है? सीमित होता है। अनवीकरणीय संसाधन जिनका भंडार सीमित, और भंडार के एक समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इनमें जैसे उदाहरण के रूप में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। संसाधन के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक संसाधन एक है स्थानिक संसाधन। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिनमें हम सांस लेते हैं, व्यापक संसाधन है, सर्वव्यापक संसाधन। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे तांबा और लोहा अयस्क। क्या है? तांबा और लोहा अयस्क। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, ठीक है। अब देखिए, शब्दावली के रूप में देखते हैं। यहाँ पे संसाधन का भंडार यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है, ठीक है। देखिए, मानव निर्मित संसाधन की बात करते हैं तो कभी कभी प्राकृतिक यौगिक संसाधन बन जाते हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल जाता है। जब उनका क्या होता है? मूल रूप बदल जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं? लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया, ठीक है। अब देखिए, मानव संसाधन क्या होते हैं? तो लोग और अधिक मानव संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञात कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों का बाहुल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है, ठीक है। देखिए, संसाधन संरक्षण की बात यहां किया है। तो दोस्तों, संसाधन संरक्षण, देखिए, मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां ना तो छाया ही थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे, भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ के सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, यह क्या सच में हो सकता है? देखिए, कितनी अच्छे उदाहरण के माध्यम से इस चैप्टर को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, एनसीईआरटी की यही खासियत है दोस्तों, कि इतने अच्छे माध्यम से, कहानी के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया जाता है कि मन खुश हो जाता है। तो देखिए, अब अम्मा ने क्या कहा? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधन के प्रति सतर्क नहीं हुए तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। कितनी अच्छी बात कही है दोस्तों, कितनी अच्छी बात कही है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें
के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण का संतुलन बनाए रखना। सतत पोषणीय विकास काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों है, सतत पोषणीय विकास, ठीक है। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। क्या है ये? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों के पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारों के लिए थैले बनाए गए। मोना ने कहा, इन सब वस्तुओं से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगी कि घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने जोर दिया, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में बेकार नहीं जाने दूंगी। देखिए दोस्तों, शब्दावली के माध्यम से यहाँ सतत पोषणीय विकास का है। संसाधनों का सावधानी पूर्वक संरक्षण उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की बल्कि भविष्य के पीढ़ियों के लिए भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसे क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं दोस्तों, ठीक है। तो सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। तो देखिए यहाँ पे, जीवन के सभी रूपों का आदर एवं देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, ठीक है, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ये सब क्या है? सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंततः अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किया। आप क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों को भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इस चैप्टर में दोस्तों संसाधन के प्रकारों की बात कही गई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संसाधन सतत पोषणीय विकास को याद करना जरूरी है। जो संसाधन का वर्गीकरण किया गया है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद करना जरूरी है। तो इस पे कुछ मूल फोकस बिंदु किए गए हैं जहां से हम इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों हमारे पूरे ये वीडियो जो है पूरे धीरे धीरे यथ क्लास का पूरा हर चैप्टर जो है डाला जाएगा। दोस्तों 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर यहाँ पे डाल दिए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। और बहुत आसानी से दोस्तों आप NCERT को कवर कर सकते हैं, जो कि दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से एक मानसिक मेंटलिटी हमारी बनाने में ये रहेगी कि हमने NCERT को कवर नहीं किया, ठीक है दोस्तों। तो NCERT जब कवर आप कर लेंगे तो एक आपकी मेंटालिटी बन जाएगी कि हाँ हमने इन चीज़ों को तैयार किया, ठीक है। ये बेस है आपका दोस्तों। जैसे किसी भी मकान की नींव बनाई जाती है, वैसे ही दोस्तों ये आपका बेस का काम करता है। इसलिए दोस्तों इसको एक बार आप जरूर पढ़िए। कोई भी कंपटीशन को शुरू करने से पहले या कंपटीशन को शुरू भी करनी है तब भी NCERT को पढ़ना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों कोई भी आधार अगर लिया जाता है, कोई भी प्रश्न अगर कंपटीशन में गलत होते हैं तो बेस इसी को बनाया जाता है, NCERT को बनाया जाता है, ठीक है। यहीं से प्रश्न यहीं से घुमा फिरा के, ज़्यादातर प्रश्न यहीं से घुमा फिरा के बनते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।